ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है ऑनलाइन सब लोगों की? चलो, क्या नाम है आपका? रूपेश? रूपेश? अरुणदीप? रवि? आदित्य? महेश? तो अभी आप लोग सब लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं या फिर कुछ ट्रेडिंग कोई कर रहा है, किसी को कोई आइडिया है? आराम से बैठ के बताओ। किस बेसिस पे ट्रेड कर? ऐसे ही कर रहे हो ना, कोई नॉलेज नहीं है? यूट्यूब से नॉलेज ली है थोड़ी बहुत? आप सब मोमेंटम जिस तरफ होता है उस तरफ ले लेते हैं, आप फिर काट देते हैं। आप लोगों भी बिल्कुल बेस किया है। क्या किया है? किसी ने बोला तो शेयर बाय कर लिए? ठीक है। शेयर मार्केट से क्या समझते हो आप लोग? क्या होता है शेयर मार्केट? कुछ आइडिया होगा? अभी अपन ने शेयर मार्केट से शेयर्स भी परचेज किए, ट्रेडिंग भी की थोड़ी बहुत। और आप जैसा मुझे बता रहे हो आप लोग कि आपने ऑप्शंस ट्रेड किए। ऑप्शंस ट्रेड किए, है ना? तो कुछ आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत, क्या होता है शेयर मार्केट? मार्केट, मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है? मार्केट है जहाँ शेयर। ठीक है। चलो, जैसे थोड़ा सा मेरे को आइडिया इतना लगाना था, आप लोगों से इसलिए पूछा कि मेरे को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को आता कितना। ठीक है। अपन उस लेवल के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, है ना? तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि अभी तक हम ट्रेडिंग कर कैसे रहे हैं, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, जो भी चीजें आप कर रहे हो वो किस बेसिस पे कर रहे हो। तो उसका क्या बेसिस होता है, कैसे आप कोई शेयर बाय करते हो? कोई भी शेयर आपको बाय करना है तो उसका क्या क्या तरीके हैं आप लोगों के? पहला तुमने बोला कोई बता देता है तो टिप्स, न्यूज, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, ये देखते हो थोड़ा बहुत कभी कभी? इनसे न्यूज लेके आप ट्रेड करते हो? देन फ्रेंड्स कोई बता दे, टिप सर्विस, टेलीग्राम पे टिप या फिर कहीं और टिप्स, आप टिप्स के बेसिस पे करते हो? फ्रेंड्स, कोई दोस्त कह दे कि यार ये शेयर ले लेना चाहिए, है ना, ये शेयर मुझे लग रहा है चलेगा। या कोई सी दोस्त पे आपको यकीन है, ये दोस्त बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करता है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम नॉर्मली बिना नॉलेज के किसी शेयर को खरीदते हैं। ठीक है। अभी हम बेसिक इस पे है कि हम जो भी आप लोगों ने शेयर खरीदे वो किस बेसिस पे खरीदते हैं। ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि भैया ये 100 रुपए का शेयर है,
ये आज 150 रुपए होने वाला है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आई, आप लोगों ने उस शेयर को खरीदा, वो शेयर जब तक 110 पे गया तब तक आपने उसे नहीं खरीदा, बिकॉज ट्रस्ट नहीं हुआ ना। अभी जाते थोड़ी कि कोई कह रहा है तो मैं मान लूंगा। पर जब वो 110 पहुंचा तब आपकी इच्छा होने लगी कि यार 150 का टारगेट था, अभी भी 40 रुपए बचे हैं और ये तो चल रहा है। फिर ये 115 पे पहुंचेगा, यहाँ आप कुछ शेयर खरीद लोगे, ठीक है। ये 120 पर भी जाएगा, वहां आप कुछ नहीं करोगे, क्या बढ़िया चल रहा है मेरा, अब मेरे पास 35 रुपए का टारगेट है, वो लूंगा और मैं एग्जिट कर लूंगा। क्या करता है शेयर, शेयर यहाँ से डंप होना स्टार्ट करता है। 115, 110, 110 पे आता है, तब भी आप ये सोचते हो कि ठीक है इतना तो हो जाता है, अभी जाएगा ऊपर, है ना। सारे दिन मार्केट में ऊपर और नीचे ट्रेडिंग में होता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब 110 आता है तो आप क्या ट्राई करते हो कि आप कुछ और शेयर इसमें ऐड कर दो, जिससे आपकी बाइंग एवरेज प्राइस जो है वो कम हो जाए। फिर ये आता है 100 रुपए पे। अभी भी आप कि चलो 100 से तो शुरू हुआ था, आज की तो बाइंग प्राइस यही थी, वो तो मैंने लेट खरीदा है, तो थोड़ा नीचे तो आ सकता है। आप और शेयर ऐड कर लेते हो, क्यों, और मेरी एवरेज प्राइस कम हो जाएगी। ये 95 पे जाता है, 90 पे जाता है, यहां तक आप टेंशन फ्री रहते हो कि चलो कोई नहीं, हम थोड़े से और शेयर खरीद लेते हैं। एवरेज कर करके आप 100 रुपए के नीचे अपनी प्राइस ले आते हो और खुश होते हो इस बात पे कि भाई जिस प्राइस पे बाय करना था ना, मैंने उससे नीचे अपने शेयर को कर लिया। बट यहां से असली पैनिक स्टार्ट होता है, जब ये 85 रुपए पे जाता है। जब ये 85 रुपए पे जाता है, अब आपको डर लगने लगता है। 80 रुपए पे जाता है, अब आप पैनिक में आने लग जाते हो, आप सौदा काटना चाहते हो क्योंकि लॉस में हो, पर आपकी उंगलियां आपको अलाउ नहीं कर रही। आप खोल के बैठे हो किसी तरह बटन दबा दो मैं सौदे से बाहर हो जाऊं, पर आपकी उंगलियां आपको अलाउ नहीं कर रही। फिर ये 75 पे जाता है, यहाँ आप सब लोग एग्जिट कर देते हो। आप क्या करते हो, एग्जिट कर देते हो कि इससे ज्यादा लॉस नहीं ले पाऊंगा मैं। बट उसी टाइम क्या होता है, स्टॉक वापस ऊपर आता है और आपका जो बाइंग प्राइस था लगभग उसके पास, स्टॉक क्या होता है, क्लोज होता है दिन में। ये बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। अब आपका सवाल पैदा ये होता है, ये चीज तो बहुत लोगों ने नोटिस की होगी, पर ये हुआ क्यों, कभी सोचा कि जब मैं स्टॉक लेता हूं तब स्टॉप लॉस हो जाता है और फिर मेरा स्टॉप लॉस करवा के शेयर ऊपर निकल जाता है, मुझे लॉस करवा के शेयर ऊपर निकल जाता है। ये नॉर्मल जिसने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की होगी उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती रहती, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पहली बात तो जो आपके पास न्यूज आई, जो आपके पास न्यूज आई, क्या वो एक्सक्लूसिव न्यूज थी, स्पेशली आपको ही पता थी, सारी दुनिया को बता ही रही है ना वो, तभी आपके पास भी पहुंची है वो खबर कि ऐसे ऐसे ये शेयर यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर वो न्यूज आपके पास नहीं पहुंचती तो क्या आप एंटर करते क्या इस शेयर में, शायद इस शेयर को देखते भी नहीं आप। पर उस न्यूज की वजह से आपने शेयर को बाय किया। अब पहली बात, मुझे एक चीज बताइए, कोई न्यूज सबके लिए अवेलेबल हो, वो किसी को फायदा करती है क्या कभी। कोई एक्सक्लूसिव न्यूज आपको मिले और एक सबको मिले, तो कौन सी ज्यादा फायदा करेगी, जो एक्सक्लूसिव है उसी न्यूज से फायदा होगा। अब जो न्यूज सबके लिए है, मतलब कुछ तो लोचा है, कुछ गड़बड़ है। तो क्या किया जाता है, देखिए इंस्टीट्यूशन या बड़े, जिनको आपने सुना होगा ऑपरेटर्स नाम का एक वर्ड सुना होगा कभी, है ना, नहीं सुना तो आप सुन लोगे ट्रेडिंग जर्नी में अपनी। ये क्या सिस्टम है, अगर इनको अपने सौदे बेचने हैं, ठीक है, तो ये बेचेंगे किसे, कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए सामने। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो ये किसे बेचेंगे, किसी को नहीं बेच सकते ना। स्टॉक मार्केट मैंने इसीलिए पूछा, वहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, पर बेचोगे किसे, कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए, या खरीदोगे किससे, कोई बेचने वाला होगा तभी तो खरीदोगे। तो ऐसी सिचुएशन में इनको अपनी बड़ी क्वांटिटीज बेचनी है। और सामान्यतः आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं,
छोटी छोटी क्वांटिटीज बाय करते हो, बट सारे के सारे रिटेल में एक ही शेयर को खरीदे ऐसा तो नहीं होता। बट आपके सबके पास एक इंफॉर्मेशन है कि शेयर जो है 150 रुपए जाने वाला है, तो आप सब लोग कोशिश क्या करोगे कि उस शेयर को खरीदें। तो जो सेल करने वाला है उसने किनको इकट्ठा किया, बायर्स को, बायर्स को। और फिर अपने सौदे उसने, अब 100 से 115 भी वही लेके गया है, क्योंकि आप 100 रुपए से अगर वो 115 नहीं जाता तो आप लोग एंटर नहीं करते। 120 पे लास्ट सारे के सारे रिटेल की एंट्री हो गई। जैसे ही सारे रिटेल की एंट्री हुई, ये तो क्योंकि साथ में बेच भी तो रहा था, हैवी क्वांटिटीज की वजह से डिमांड खत्म, धीरे 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 शेयर नीचे आने स्टार्ट हुए। अब ये जब स्लोली नीचे आ रहा है ना, तो बहुत सारा रिटेल धीरे धीरे ये प्राइस तो ये लाते जा रहा है, क्योंकि ये तो 100 रुपए में बेचने को तैयार था। इसने तो बायर्स इकट्ठे करने के लिए 115 पे किया है, तो 100 के नीचे तक तो ये बेचेगा, 195 तक तो। उसके नीचे रिटेल खुद धक्का मारेगा। जो सब लोग बैठे हैं, कोई 90 रुपए पे डर के निकल जाएगा, कोई 95 पे डर के निकल जाएगा, कोई 85 पे, कोई 80 पे। बट मैक्सिमम जिन लोगों ने खरीदा था 75 तक, वो सब साफ, सेल करने वाले साफ। अब ये अपने फेयर प्राइस पे आ गया स्टॉक, तो कोई ना कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर यहाँ एंटर हो जाएगा, बिकॉज ये अपने फेयर प्राइस पे आ गया, और वहां से स्टॉक वापस चलना शुरू हो जाता है। तो हम क्या गलती करते हैं, हम गलत प्राइस पे, हमारी सब दिक्कत ये नहीं होगी, आप लोग भी बहुत बार बैठे बैठे सोच लेते होगे ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, पर कभी खरीद नहीं पाते होगे, क्योंकि फेयर प्राइस आपको नहीं पता कि राइट पोजीशन क्या होनी चाहिए, राइट प्राइस क्या होनी चाहिए जिसपे आपको खरीदना है। ठीक है, ये तो एक बेसिक हमने बात की साइकोलॉजी की, कैसे एक ट्रेडर की साइकोलॉजी काम करती है, कैसे वो बार बार लॉस में रहता है। रिटेल ट्रेडर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेबी का डेटा है, सेबी के अकॉर्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सबसे ज्यादा किया जाता है, उसमें 90% प्लस, मतलब 90% से भी ज्यादा लोग लॉस में हैं। ठीक है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्पेसिफिकली ऑप्शंस की बात करें तो 98% लोग लॉस में हैं, ओनली 2% लोग उससे पैसा कमाते हैं। ठीक है, इन रियलिटी अगर लंबे टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो 2% लोग हैं जो उससे पैसा कमाते हैं। ये सेबी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, डेटा के बेसिस पे। अब तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसके पास डीमेट अकाउंट होगा, सुबह सुबह वार्निंग आने लग गई है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोग हमेशा, इतने लोग लॉस में रहते हैं, तो काम संभल कर करें। अब शेयर मार्केट में भी लगभग 90% लोग, 85% लोग लॉस में रहते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझना नहीं, टिप्स पे काम करना, दोस्तों पे काम करना, बिना मार्केट को समझे काम करना। अब आप मुझे एक चीज का आंसर कीजिए, आपको एक फोन लेना है, आप एक फोन खरीदने जाते हैं, तो आपका पहला इंसिडेंस क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम में क्या करोगे। आपको मान लो फोन खरीदना है, कोई सा भी XYZ, कोई भी फोन खरीदना, 20,000 रुपए का एक फोन खरीदना है। अब 20,000 रुपए का फोन खरीदना है तो क्या करोगे, सबसे पहले गूगल करोगे, सबसे अच्छा प्राइस कौन दे रहा है मुझे फोन का, प्लस उस फोन जैसे और मार्केट में जो स्पेसिफिकेशंस वाले फोन हैं, उसी प्राइस रेंज के ज्यादा बेस्ट स्पेसिफिकेशन मुझे कौन दे रहा है, देखोगे ना, जाके उसका डमी देख के आओगे कि हाथ में फील किसका अच्छा है। कितने रुपए लगा रहे हो, 20,000 रुपए, और वो भी डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं, दुकान से लेके बाहर आओगे ना, 20% सस्ता हो गया फोन आपका, वापस बेचने जाओगे वो दुकान वाला ही कह देगा 20% कम में लूंगा। डेप्रिशिएटिंग एसेट, मेहनत कितनी कर रहे हो, पर क्या शेयर खरीदने से पहले सोचते हो कंपनी का पी क्या है, कंपनी का ROC क्या है ना, कंपनी करती क्या है। बहुत सारे लोग तो मैं बता दूंगा जो कंपनी के स्टॉक खरीदने में लगे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कंपनी करती क्या है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आप शेयर खरीदिए, और शेयर का हिंदी मतलब क्या होता है, भाग, हिस्सा।
आप कंपनी के बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो, मतलब आप भी उस बिजनेस का पार्ट बनने वाले हो। तो क्या आप अपना जो बिजनेस करते हो वो बिना इंफॉर्मेशन बिना नॉलेज के बस कर लेते हो क्या? आपके पास कोई बंदा आया कि भैया मुझे ना 10 लाख रुपए दे दो, अपन ये बिजनेस करेंगे, ठीक है, किसी को दे दोगे क्या? पूछोगे ना पहले तुम्हें आता भी है क्या ये बिजनेस करना, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हें पता है बहुत पढ़ाकू बच्चा है, चश्मा वश्मा लगा के रहता है, वो तुम्हारे पास आए और कहे अपन है ना रिकवरी बिजनेस करते हैं, अपन गाड़ियां वाड़ियां जो लोन नहीं भरते उनसे रिकवरी करवाएंगे, तुम क्या कहोगे उसको? बोल तू तेरा चश्मा संभाल ले पहले, तू कैसे करवाएगा? वही एक पहलवान है, बॉडी बिल्डर अच्छा खासा कोई, वो आपको बोलेगा तो उसको इस बिजनेस के लिए, आपको पता है कि ये इसमें काम कर रहा है काफी टाइम से इस बिजनेस में, उसको नॉलेज है इसकी, आप उसके साथ मिला दोगे पैसा। पर वही पढ़ा लिखा बच्चा आपके पास आता है कि चलो अपन कोई ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, कोचिंग सेंटर खोलते हैं, कुछ एजुकेशन लाइन की कोई चीज करते हैं, तो आप उसको पैसे दे दोगे। पर शेयर मार्केट में आपको यही नहीं पता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, करती क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या करता है, वो कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। पर हमको तो कोई इंफॉर्मेशन मिली, टिप मिली, और हमने शेयर खरीद लिया। पेनी स्टॉक सब लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा हवा मचा रखा होता है, 10 रुपए का शेयर हो गया 100 रुपए, 2 रुपए की चीज हो गई 50 रुपए। क्या होता है, नॉर्मली आप ये समझिए कि किसी भी चीज को 50 रुपए करके उसकी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, मतलब आपका अब रिटेल को घुसाया जाएगा, और जिन लोगों ने पहले इसको चढ़ाया है अब वो प्रॉफिट बुक करेंगे और आपको लॉस हो जाएगा, और आप लेकर बैठे रहोगे सालों साल उस पर कि ये मेरे प्राइस पे आ जाए बस, मैं काट दूंगा इसको। साल भर हो गया शेयर लेके बैठे हो, जैसे ही आपके प्राइस पे आया, अरे इतने टाइम का इंटरेस्ट लॉस कर दिया आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म हो गई आपके पैसे की, और उसके बाद वो चलता है पर स्टिल आप बाहर हो जाते हो शेयर से। ये सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी। अब हम बात करते हैं और थोड़ा बेसिक आते हैं। शेयर मार्केट में हम दो तरीके से काम करते हैं। शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट एक वर्चुअल मंडी है, वर्चुअल शेयर मार्केट एक वर्चुअल बाजार है जिसमें शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ठीक है। अब ये वर्चुअल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसमें जाकर पैर रख के खड़े नहीं हो सकते, ये आपके फोन में है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने, किसी ने एपीएमसी मंडी का नाम सुना होगा, आप वहां जा सकते हो, आप सारा सामान देख सकते हो, भाई गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जो भी आपको चाहिए होलसेल में, वो जाके उस मंडी में जाकर आप खरीद सकते हो। आप उस मंडी में जाके उसे खरीद सकते हो। बट स्टॉक मार्केट में आप जो भी शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, वो आपकी डीमैट अकाउंट में होता है। तो दैट्स वाई क्या है, शेयर मार्केट एक वर्चुअल मार्केट। क्या नाम है आपका? कुलदीप, यति, ठीक है। अभी बेसिक डिस्कस ही कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो शेयर मार्केट आपको समझ आ गया। अब एक शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? इक्विटी ऑफ द कंपनी। व्हाट इज इक्विटी ऑफ द कंपनी? दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ जस्ट एक शेयर क्या होता है, सिंपल, अभी बेसिक पे क्या होता है, कुछ बताना चाह रहे हो? कंपनी का बेसिकली एक हिस्सा होता है जो कंपनी आप लोगों को देगी इन रिटर्न ऑफ सम मनी, ठीक है। अब हर कंपनी के पास, देखिए, दो तरह की कंपनी होती है इंडिया में, वैसे बहुत तरह की होती है, बट हम दो के बारे में बात करेंगे। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब जो उसके प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, उनकी कंपनी है, उसमें कोई पब्लिक की हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी है, बस खत्म बात। मेरी, मेरे पार्टनर्स की 4-5 पार्टनर हो, 10 पार्टनर हो, जो भी हो, एक्सवाइजेड, हमारी कंपनी है।
इसमें आप लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप लोग इसके कोई पार्टनर नहीं बन सकते। बट कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है, कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, नए उनके पास और कुछ फैक्ट्रीज वगैरह एक्सपेंड करनी है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। और पैसा कहां कहां से आ सकता है? या तो वो बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, या फिर मार्केट से लोन ले सकते हैं। बट हर पैसे के लिए जो आपने एज अ लोन लिया है, एज अ बोरोइंग जो आपका पैसा है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप वो पैसा ले सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बट आपको उसका इंटरेस्ट भी देना और वो पैसा भी रिटर्न करना है। बट जब आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हो, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपको मिनिमम 25% शेयर जो है वो पब्लिक के लिए ओपन करने पड़ेंगे। पब्लिक कौन? जनरल, सारी पब्लिक। और आप लोग उन शेयर्स को बाय करते हो बाय, एक मीडियम है, नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सुना है ना, लगाया भी होगा पैसा, आईपीओ में तो लगाया होगा, है ना। एक टेंडर आता है, अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन, फिर लॉटरी सिस्टम होता है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इनिशियली कंपनी आईपीओ लेके आती है, किस रीजन से? कि उनको फंड मिल जाएगा, लोगों को क्या मिल जाएंगे? अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि एक ग्रोइंग बिजनेस में हम भी पार्टनर बन पाए, और हमें एक एवेन्यू और मिल जाएगा जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एवेन्यू मिल जाएगा। तो कंपनी में आप पैसा लगाते हो, कंपनी को उससे क्या मिलता है? फंडिंग मिलती है। कंपनी अपने एक्सपेंशन और जो भी प्रोग्राम है वो करती है। आपको उससे क्या क्या मिलता है? पहली बात, कंपनी में पार्टनरशिप, शेयर्स मिल गए आपको, ठीक है। दूसरा, आपकी कैपिटल ग्रो होती है, इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू मिल गया। उसके बाद थर्ड, तीसरा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, आप कुछ पैसा बना के उन कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट पे बेच सकते हो, आपको एक काम करने को मिल गया। ठीक है, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर कंपनी को देनी पड़ती है, डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा। कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है। जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होंगी, कभी भी उनके स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाते। रीजन, अगर आप रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते हो, आपको जितना आपने डिविडेंड दिया उतना स्टॉक का आपका प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जितना आपने डिविडेंड दिया, मान लो कोई 100 रुपए की कंपनी है और उसने साल के एंड में 25 रुपए डिविडेंड दिया, तो नेक्स्ट ईयर से उसका 75 रुपए स्टॉक का प्राइस रहेगा। तो इसलिए आपने ज्यादातर नोटिस किया होगा, जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आरबीएनएल वगैरह, उनमें स्टॉक के प्राइस बहुत हाई नहीं होते। ठीक है, एचडीएफसी वगैरह बहुत छोटा डिविडेंड देते हैं, बट उनके स्टॉक के प्राइस बहुत ग्रो होते हैं। ठीक, चलो ये तो लेटर ऑन की बातें हैं, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। अब स्टॉक मार्केट में दो तरह से काम होता है, वन इज इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? और लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई भी पैसा, कोई भी कैपिटल, अपना पैसा एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कहीं पे ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां से हमें हाई रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि यहां से हम अपना पैसा अच्छा रिटर्न लेकर निकालेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के आप लोगों को कौन कौन से एवेन्यू पता है? और कन्वेंशनल वेज बताओ, जिनमें हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हमेशा से इन्वेस्ट करते हैं। एफडी और गोल्ड, और इन सबसे बड़ा एक और इन्वेस्टमेंट का जरिया है, पैसे आते ही सबसे पहले जमीन खरीदी जाती है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। ठीक है,
ये सब सेकेंडरी है। कितने लोग रीट्स में इन्वेस्ट करना जानते हैं? अभी भी आप अपने घर वालों को बोलोगे ना, तो वो बोलेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ले, प्लॉट खरीद ले, पैसा अगर अच्छा है तो। ठीक है, रीट्स आपके ब्लैक मनी को वाइट नहीं करती, व्हाइट मनी ही डालनी पड़ेगी वहां। बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमको समझना पड़ता है। और रीट्स हर कोई उसमें इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहा। ठीक है, और सारी रीट्स अच्छा रिटर्न दे ये जरूरी नहीं, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टीज कमाएंगी तभी आपको रिटर्न दे पाएंगे। उनका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ने से आपका भाव बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं। बट आपने अपनी खुद की ओन कर ली कोई प्रॉपर्टी, उसका रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा। पहला तरीका होता है, हमारे सब बड़े बुड्ढे हमेशा से बोलते आए हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। कि आपके पास पैसा है, प्लॉट ले लो, कमर्शियल कोई दुकान ले लो। ठीक है, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, मस्त इंजॉय करेंगे जिंदगी भर। बट क्या सारी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं क्या? आपको उसमें भी क्या देखना पड़ेगा कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं, प्लस स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सब है कि नहीं, या फिर उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है। जैसे जयपुर में जेडी के प्लान्स होते हैं, है ना। जेडी आपको बताता है कि आने वाले 2025 तक हम इस एरिया में ये प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आपके पास प्लान है 10%। हेलो। हाँ जी, बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये निवारू रोड पे है सर। निवारू रोड पे नाथ जी की थड़ी है, वैद जी का चौराहा। वैद जी का चौराहा ये उसका लैंडमार्क है, वैद जी का चौराहा नाथ जी की थड़ी पे। मुश्किल से 200 मीटर, 250 मीटर सामने ही है रोड पे। जी। चलो, जीएसटी ऑफिस पे फोन था इसलिए उठाना पड़ा। ठीक है, चलो। तो प्रॉपर्टी में भी हमको एक पूरा का पूरा रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसे ही पैसा नहीं लगा देंगे कि जाके कहीं जंगल में देखा ये प्लॉट मिल रहा है ले लो, कुछ रिटर्न आएगा क्या? नहीं। प्रॉपर्टी एक अच्छा रिटर्न देती है, बट इसमें कुछ इसके शॉर्टकमिंग भी है। क्या है नुकसान, क्या हो सकता है? पहला बहुत बड़ा नुकसान इलिक्विड है ना। आप आज चाहो कि मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूं, प्लस आप जब खरीदने जाते हो एरिया में प्रॉपर्टी, उसका भाव कुछ और होता है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाते हो तो उसका भाव कुछ और होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है ना। आप गए XYZ किसी एरिया में, आपको बताया गया कि आपको जो आपका प्लॉट है उसका भाव है 50,000 रुपए। ठीक है, गज के हिसाब से। अब आप उसमें कहते हो कि मुझे बेचना है, तो वो इंस्टेंट हो जाएगा 45,000, कि 45,000 रुपए गज है सर। बेचने में आपको खुद खरीदना है तो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, बट बेचने जाते हो बिकॉज इनलिक्विड है, इतना जल्दी कस्टमर मिलेगा नहीं। अगर आपको इमरजेंसी है ना तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। रिटर्न अच्छा है, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी प्रॉपर्टी के भाव हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद दूसरा जो सबसे, हमारे सब लोग शादी में बच्चों को, अपनी बेटियों को हमेशा गोल्ड क्यों दिया जाता है? बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेवर है, सुंदर दिखने के लिए दे रहे हैं। कि वो गोल्ड इसलिए दिया जाता था, और ये कन्या धन का पार्ट बनता था हमेशा से। वो इसलिए दिया जाता था कि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास एक अपना गोल्ड हो। वो हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं प्राइस उसका, लिक्विड है, कभी भी जाके सुनार को बेच दो। ये फायदे हैं। पर एक नुकसान है। आप लोगों को लगता है कि गोल्ड का प्राइस बहुत तेज बढ़ रहा है। गोल्ड का प्राइस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे
तो 3 to 3.5% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, वो घूम फिर के बीच बीच में थोड़ा तेज बढ़ जाएगा, वापस वहीं आ जाता है, फिर थोड़ा वहीं, और कुछ इस तरह के मोमेंट में चलता रहता है। ठीक है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो बहुत ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है। हाँ, नॉर्मल आप देखोगे तो गोल्ड क्या है, एक प्रेशियस मेटल है, और दूसरा बहुत कम मिलती है, इसलिए उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। उससे भी बड़ा रीजन है उसका प्राइस इंक्रीज होने का, कि गोल्ड एक बेस मेटल है फॉर फॉरेक्स। जो करेंसीज होती है ना, अगर आप इंडिया को भी मान लो रुपी को प्रिंट करना है, तो इंडिया को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड उसके बदले में रखना पड़ेगा आरबीआई को। ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज हैं, उनका जो प्राइस का डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, वो सबका सब गोल्ड को एज ए बेस मेटल मान के होता है। ठीक है, तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड के स्टेबल रहने का, प्राइस का। ठीक है, तो गोल्ड है, बट रिटर्न उतना ज्यादा नहीं है। देन इसके बाद एफडीज को तो मैं क्या बताऊं, आप लोगों को खुद ही पता है क्या मिलता है। वो तो आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पैसे रखने के आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इतने कम पैसे देते हैं वो लोग। म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अनटिल अनलेस आप स्टॉक मार्केट को जानते नहीं। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स है क्या, बेसिकली एक पूल ऑफ फंड है जिसको मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। आप सब लोगों से पैसा इकट्ठा किया, उसको शेयर मार्केट में लगाया, उससे पैसा कमाया, आप लोगों को रिटर्न किया, बदले में क्या लिया, पैसा लिया, जो भी फीस है चार्जेस है वो लिए। तो अल्टीमेटली तो आपने अपने पैसे को किसी और को दिया लगाने के लिए, और उसके बदले में उसे फीस भी दिए। अगर आपको आता है खुद वो पूल बनाना, कि मेरे को 10-15 स्टॉक्स का अपना मैंने पूल बना लिया, और साल के एंड में आपको म्यूचुअल फंड 20% का रिटर्न दे रहा है, 18 का दे रहा है, आप इजीली 30%, 40% रिटर्न निकाल सकते हो खुद से करके। ठीक है, 30-40% रिटर्न आप इजीली उससे निकाल सकते हो। तो अच्छा है, जिसको नहीं आता है स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी इज गुड, बहुत बढ़िया है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहो, एसआईपी छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड का एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है सब कुछ। तो उसमें भी आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन सब के बाद आता है इन्वेस्टमेंट का तरीका, शेयर मार्केट। इसमें आप क्या करते हैं, XYZ कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, और उन्हें एक लंबे टाइम के लिए, अब देखो इन्वेस्टमेंट का पहले जो टाइम पीरियड माना जाता था वो 10 साल के आसपास माना जाता था, बट अब ये कम हो गया है, बिकॉज न्यू एज टेक्नोलॉजी आ रही है। बहुत जल्दी जल्दी प्राइजेस स्टॉक्स के ग्रो हो जाते हैं, बहुत तेज बढ़ते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने टाटा एलेक्सी एक शेयर का नाम सुना होगा शायद, है ना। उस स्टॉक ने 300 रुपए से 8,000 रुपए तक विद इन 2-3 ईयर मोमेंटम दे दिया, इवन कम टाइम में। तो अब आप एक बात बताओ, 300 रुपए की चीज 8,000 हो गई, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीपोल्ड ग्रो हो गया। ठीक है, अब आप उसको फिर भी लेके बैठे हो, वो वहां से 6,000 5,000 आ गया। तो इसमें किसका नुकसान है, आप लोगों का ही नुकसान है ना, उस कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को तो बहुत लंबे टाइम तक रहना है मार्केट में, बट आपका अगर इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा आ गया है, तो विद इन 2 ईयर्स आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, तो एग्जिट करो, नए एवेन्यूज ढूंढो, नए शेयर्स ढूंढो, नई कंपनीज आ रही है मार्केट में, वो पता चले, वो पता चलेगा। उसका तरीका क्या होता है पता करने का, आप जब टेक्निकल्स समझने लग जाते हो, तो आपको पता चलने लग जाता है कि मार्केट का यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं, बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स में ही चलता है। अभी जब हम चार्ट वगैरह देखेंगे तब उसको समझेंगे। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आपको 2 से 5 साल का टाइम पीरियड आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शेयर मार्केट में शेयर बाय करने पड़ते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ जो लॉन्च होते हैं ना, वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं।
मतलब प्राइमरी मार्केट बेसिकली उसको बोलते हैं जहां पे आप सिर्फ टेंडर लगाते हो, अप्लाई करते हो और आपको आईपीओ मिलता है नहीं मिलता लॉटरी के बेसिस पे। वहां ट्रेडिंग नहीं होती। आप शेयर खरीद सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो लिस्ट होगा सेकेंडरी मार्केट में, जो आपका नॉर्मल डीमैट अकाउंट है, जो आप रोज देखते हो ना, वहां पे जब वो लिस्ट होगा उसके बाद उसमें बाइंग और सेलिंग होगी। उसके बाद उसमें क्या होगी? बाइंग एंड सेलिंग होगी। दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट आईपीओ मार्केट होता है, वहां पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं होती। तो या तो आप आईपीओ से शेयर ले सकते हो, या फिर दूसरा तरीका होता है नॉर्मल सेकेंडरी मार्केट में आपने कंपनी के टेक्निकल के बेसिस पे आपको लगा, फंडामेंटल बेसिस पे आपको लगा कि ये फेयर प्राइस है, यहाँ मुझे कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, इतने टाइम में ये शेयर यहाँ चला जाएगा, तो हमको इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये है इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा होता है ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग क्या बवाल है? मेनली तो यही करने आए हो ना, क्लास लेने आए हो तुम। मेनली तो यही करने आए हो, है क्या ये? नहीं, इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे ही नहीं इसे। और थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताओ। सिंपल है, बहुत सिंपल ही जो चीज बोलना है। आपने बहुत सारी दुकानों के आगे लिखा हुआ देखा होगा, ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है? बाय करना एंड सेल करना। ट्रेडिंग सर जैसे मीन्स, शेयर के उठने गिरने में पैसे कमाने को कहते हाँ मतलब उठना गिरना, वो तो दोनों तरफ ही पैसे कमाओगे आप तो, है ना। मतलब बेसिकली शेयर्स बाय करना फॉर अ प्रॉफिट मोटिव और सेल कर देना जैसे ही प्रॉफिट आए। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट में आप होल्ड करके रखते हो। ठीक है। ट्रेडिंग में आपने बाय किया ना, तो किसी ने सेल किया। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इन्वेस्टमेंट एक जीरो सम गेम नहीं है। अब जीरो सम गेम क्या होता है? देखो, आपने शेयर बाय किया और आपने महंगा बेचा, तो आपने किसी ना किसी से उसे खरीदा था, जिसने उसे बेचा था उसको महंगा बाय करना पड़ेगा। मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस हो रहा है 100%। ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है 100%। मार्केट को कोई लेना देना नहीं है, आप आपस में बाय सेल कर रहे हो ये। बट आपने किसी कंपनी के मान लो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करके रख दिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ट्रेडिंग में आ ही नहीं रहे ना वो शेयर। तो वो तो आपके पास है, आपने रख रखे हैं, वो तो आप कहीं मार्केट में तो घूम ही नहीं रहे अब। ये डिफरेंस है। ठीक है। वो मार्केट में नहीं है वो चीज अब अवेलेबल। जब आप उसको बेच दोगे तब वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है इफ यू आर होल्डिंग दैट। दो ऑप्शन होते हैं ना, एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, एक डिलीवरी। जब जैसे ही आपने डिलीवरी ली ना, वो मार्केट से शेयर्स हट गए, मतलब ट्रेडिंग के लिए हट गए, उस पर ट्रेडिंग नहीं होगी अब। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बट इतना ज्यादा डिटेल्स में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं होती। ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में प्रिसाइज आपको पता हो कि क्या डिफरेंस है, उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली ट्रेडिंग तीन तरह से होती है। आपको स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, इसको ट्रेडिंग बोल देते हैं। नॉर्मली भी आप जनरल स्टोर पे जाओ, जनरल स्टोर पे क्या होता है, एक होलसेलर से जनरल स्टोर वाला माल खरीद के लाता है, फिर उसका एक मार्जिन होता है, वो मार्जिन लेके वो आपको कंज्यूमर्स को बेच देता है, कस्टमर जो आते हैं उनको दे देता है। ठीक है, बस इतना सही तो है। वो तो मार्जिन ही कमा रहा है। होलसेल वाला फैक्ट्री से ला रहा है, वो अपना मार्जिन कमा रहा है। फैक्ट्री अपना जो भी उसका रॉ मटेरियल लगा है उसके बाद जितना भी उसकी कॉस्टिंग है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट का मार्जिन लेके आगे दे रही है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी ये एक एज अ बिजनेस ही तो हुआ। ये अपन इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस। बट शेयर मार्केट को हम कभी एज अ बिजनेस परस्यू ही नहीं करते। ये मेरा बिजनेस है। ठीक है। जब आप इसको इस तरह से सोचने लग जाओगे ना, मैं मेरा पैसा मेरे बिजनेस में लगा रहा हूँ, तब आपका जो मोटिव होगा वो ये नहीं होगा मैं शॉर्ट टर्म में लाख रुपए, अभी कल ही 1 लाख रुपए कमा लूं, परसों 1 लाख रुपए कमा लूं। प्रॉब्लम क्या होती है स्टॉक मार्केट में? वो लोग लॉस में आते हैं जो लालच को साथ लाते हैं। आपने अपनी पढ़ाई की इतने साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल आप पढ़ाई में लगाते हो, इतना टाइम देते हो, फिर आप एक जॉब ढूंढते हो। पर शेयर मार्केट में आते ही क्या होता है?
कि 4 दिन हो गए मैंने कैंडल स्टिक सीख लिए, अब देखो अब मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं करोड़पति। ऐसे नहीं चलेगा, है ना। ये इस तरह से काम नहीं करती है प्रोसेस। जैसे आपको टाइम लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और फील्ड्स में, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पर भी आपको चीजों को टाइम देना पड़ेगा, और स्लोली स्लोली आप लर्न करके ज्यादा पैसा कमाओगे। इसलिए हम लोग हमारी क्लासेस में रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हम इसलिए बोलते हैं कि की है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। जैसे आज का मार्केट अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा, तो मिड कैप स्टॉक में बहुत हैवी सेलिंग आई है। अगर हम रिस्क मैनेज करके नहीं चलते तो ऐसे दिनों पे हमें बहुत बड़े लॉसेस होते हैं, बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। ठीक है, निफ्टी हाई था, साइकोलॉजिकल लेवल था 20,000 का, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। चीजें, लोग अपने पैसे बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं जब भी निफ्टी फुल टाइम हाई पे चले जाता है, कि यहाँ से गिर सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी इन चीजों की वजह से आज बहुत हैवी सेलिंग थी इसमें, मिड कैप स्टॉक्स में। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, नॉर्मली भी आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, तो आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। अब रिस्क मैनेजमेंट होता कैसे है, क्या होता है, ये अपन लेटर ऑन धीरे धीरे सीखेंगे। अभी ट्रेडिंग आपकी मोटा मोटा 3 तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। पहली होती है स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। किस किसने ये सारे नाम सुने हैं? क्या नाम है आप दोनों का? संजय, अभिनव, किस किसने सुना है? आपने सुना है सर ये? इंट्राडे सुना है? हाँ भाई महेश, नहीं सुना? चलो, अब सुन लोगे तो, है ना। स्कैल्पिंग इज शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करते हो। टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब आपने 5 मिनट का चार्ट देखा, 1 मिनट का चार्ट देखा और उसके बेसिस पे ट्रेड लिया। ये ट्रेड क्या होते हैं, आपकी क्वांटिटीज बड़ी होती हैं और टाइम बहुत छोटा होता है। 15 मिनट में आपका ट्रेड खत्म, 10 मिनट में ट्रेड खत्म। ठीक है, सिर्फ इतनी देर के लिए आप ट्रेड करते हो, बट इट रिक्वायर्स मास्टरी, है ना। जब तक आपकी बहुत प्रैक्टिस नहीं होती तब तक अगर आप स्कैल्पिंग करने लगते हो तो गलती से एक आध बार पैसा कमाते हो, अदरवाइज लॉस में रहते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हम स्कैल्पिंग करते हैं बट हम 40 लाख के लॉस में हैं, 32 लाख के लॉस में है ना। बट जिन लोगों को स्कैल्पिंग की आदत शुरू में पड़ जाती है ना, वो उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे अभी मेरे पास एक आए, उनका राजा पार्क में रेस्टोरेंट हुआ करता था, है ना, बेचना पड़ गया उनको उस रेस्टोरेंट। उनका पॉइंट था कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट मेरा 40 लाख का लॉस है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला कि आपको 20 से 25 दिन एटलीस्ट मिनिमम ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, वो दोबारा नहीं आए। ठीक है, बिकॉज ये एक एडिक्शन की तरह वर्क करता है। आपको ट्रेडिंग के लिए कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एटलीस्ट 6 महीने देने पड़ेंगे, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत डिलीजेंटली। जो चीजें आपको बताई जाएगी उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो। मैं भी बता रहा हूँ, 100 लोग ट्रेडिंग सीखते हैं, उनमें से 1 या 2 सक्सेसफुल होते हैं जो हर चीज को फॉलो करके चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। कभी ये सोचो कि सर ऐसा नहीं है, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, सब लोगों के साथ वो सारी चीजें फॉलो नहीं करते। ठीक है, बस वो जहां आप मिस्टेक करोगे, मार्केट मौका देखता रहता है कि ये मिस्टेक करे, मैं इससे पैसे ले लूं। ठीक है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ से लाए हो पैसा, उधार लाए हो या किसी से मांगा हुआ है, या आपने कुछ अपना सैलरी वैलरी सारी लगा दी है, उसको कोई लेना देना नहीं। टिप सर्विस वाले सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि आप, उनके पास अगर 1000 लोग हैं तो 500 को बाय बोल देंगे, 500 को सेल बोल देंगे। 500 जो चल गए वो अगली बार भी सर्विस ले लेंगे, जो नहीं चले वो छोड़ देंगे। देखो क्या होता है टिप सर्विस में, आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो वो देते हैं कि इतने पे बाय करो,
विद इन 4 5 6 मिनट्स टारगेट हिट। जितनी देर में आप ट्रेड प्लान करते हो ना, उतनी देर में उनके टारगेट हिट हो जाते हैं। आपने बटन दबाने का टाइम आपको मिला नहीं है, आपने ट्रेड देखा है, उतनी देर में वो भाग गया, और आप कह रहे हो मेरा टारगेट हिट हो गया। ये बेवकूफों वाली बात नहीं है। मेरी ट्रेड की पहले प्लानिंग होगी ना, कि मैं कब ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ऐसा थोड़ी 7 मिनट में 30 पॉइंट 40 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी में देना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, वो कोई भी दे देता है, पर उसको क्या आप लोग ले पाए? वो तो दिन में 10 बार अगर वो बटन दबाने को बोल रहा है, और 5 सक्सेसफुल हो रहे हैं, 5 अगर नहीं भी हो रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपको सिर्फ सक्सेसफुल बार बार दिखाएगा ना, ये ट्रेड हो गया, ये ट्रेड हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड हो गया। और जो अनसक्सेसफुल है उनके बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, तो वही बात है। इंट्राडे, ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट्स। 15 मिनट्स को भी कंसिडर कर लेते हैं हम, 1 मिनट। कुछ ट्रेड हम 3 मिनट्स पे भी करते हैं, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। इंट्राडे टाइम फ्रेम 15 मिनट्स इसलिए काउंट नहीं करते ज्यादातर, इसलिए बिकॉज वो इंट्राडे का पार्ट। इंट्राडे मतलब आपने मॉर्निंग में, अच्छा किस किस को पता है मार्केट कितने बजे ओपन होता है सुबह? 9:15। सर 9:15, 9:15। और प्री मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है सर। प्री मार्केट 9 बजे ओपन होता है। अच्छा, प्री मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हो? सर 9 7 पे ट्रेड कर सकते हैं। आप सौदा लगा सकते हो। आप सौदा लगा सकते हो, प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। ठीक है, वो एग्जीक्यूट भी होते हैं। ठीक है, बट ट्रेडिंग मतलब आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, ये सब नहीं कर सकते। सिर्फ आपको बेचना है तो बेचने का सौदा लगा दिया, आपको खरीदना है तो खरीदने का सौदा लगा दिया, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद एक कूल ऑफ पीरियड होता है, सेटलमेंट पीरियड, 9:08 से 9:15 तक। ठीक है, 9:15 पे नॉर्मल वर्किंग मार्केट की स्टार्ट हो जाती है, और वो कब तक रहती है? 3:30 बजे तक। 3:30 के बाद 3:40 पे पोस्ट मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें भी आप सौदे लगा सकते हो। चलो वो तो लेटर ऑन धीरे धीरे समझ जाओगे। इंट्राडे बेसिकली आपकी ट्रेडिंग है 9:15 से 3:30, इसके बीच में आपने ट्रेड लिया है, और इसी दिन सेम डे आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, XYZ कुछ भी हो। दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपके टाइम फ्रेम पे किस पे होगा? 15 मिनट्स, और मैक्सिमम टाइम फ्रेम 30 मिनट्स। फिर एक ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, ये क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग? क्या समझते हो आप लोग? स्विंग ट्रेडिंग सुना है? क्या मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग का? स्विंग का मतलब होता है, झूले देखे ना बचपन में, स्विंग। बेसिकली मार्केट जो है, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो इस तरह से चलेगा। मार्केट किस तरह से चलेगा? तो ये जो हाई लो से हाई का टाइम पीरियड कवर किया ना, दिस इज कॉल्ड वन स्विंग। दिस इज कॉल्ड वन स्विंग। तो इस पूरे स्विंग को कवर करना इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, बट अभी मिसकंसेप्शन क्या है, लोग कुछ बोलते हैं 10 दिन का ट्रेड, 7 दिन का ट्रेड, 15 दिन का ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके टारगेट 2 दिन में आ गए तो 2 दिन में स्विंग आपने कंप्लीट कर लिया। आपके टारगेट को 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, तो 10 15 दिन लगे। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली इन स्विंग्स को कैप्चर करना। ठीक है, अब ये आपके 1 2 3 4 5 7 डेज कितना भी टाइम हो सकता है, बट 15 दिन से ज्यादा आप उसमें टाइम नहीं लगा सकते। उससे बड़े अगर आप स्विंग्स लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेड। हाँ, जब महीने भर, 2 महीने 3 महीने के लिए ट्रेड्स लेते हो तो उसे पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अभी इतने तरीके के ट्रेडिंग के सेटअप होते हैं। अब ट्रेडिंग आप कर किस में सकते हो? ये तो तरीका हो गया ना ट्रेड करने का, ये ट्रेड करने का तरीका हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ट्रेडिंग किस में कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में काम करने के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
ये नाम सुने हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इक्विटी ऑप्शंस के तो सुने ही होंगे, है ना, सबसे पहले इंसान का लालच वही जागता है। ठीक है, तो इक्विटी और कैश मतलब बेसिक नॉर्मल आप शेयर खरीद रहे हो कंपनी का, चाहे वो एक शेयर खरीदो, चाहे 100 शेयर खरीदो, चाहे 1000 शेयर खरीदो, कितने भी हो, और उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, उसको पूरी जिंदगी रखो, अपने बच्चों को दे दो, बच्चों के बच्चों को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी बहुत बार होता है ना, दादाजी के शेयर निकले इस किसी एक कंपनी के, मेरे एक स्टूडेंट के निकले थे एसबीआई के, 35 रुपए में खरीदे हुए थे उसके दादाजी ने शेयर। बस ये है, थे 300 ही, ज्यादा नहीं थे। बट ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि उनको शेयर मिलते हैं, जो दादाजी वगैरह के कहीं पहले शेयर क्या होते थे, फिजिकल पेपर फॉर्म में मिलते थे आपको, है ना, एक सर्टिफिकेट की तरह मिलते थे, तो वो लोगों के पास रखे होते थे। अब तो डीमेट मतलब डीमेटेरियलाइज कर दिया आपने, एक कोई भी मटेरियल यूज नहीं कर रखा, सब ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो अब तो शेयर को अपने पास रखना बहुत इजी है, पहले संभाल के रखना पड़ता था, संदूक संदूक में दब जाते थे वो, तो मिलते नहीं थे टाइम पे। तो इक्विटी एंड कैश नॉर्मल, आप इसको भी 10 शेयर लो, 20 शेयर लो, कितने भी शेयर लो, सेम डे बेचो, स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, कर सकते हो। फिर दूसरी तरफ आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स का क्या मतलब होता है हिंदी में, फ्यूचर्स को क्या बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट को पता है किसी को? भविष्य। नहीं नहीं, फ्यूचर मार्केट को क्या बोलते हैं, फ्यूचर को नहीं, वायदा बाजार। सुना है नाम कभी, जी बिजनेस, पीएनबीसी आवाज, ये हिंदी वाले चैनल सुनोगे ना, वो फ्यूचर्स नहीं वायदा बाजार बोलेंगे बहुत बार। वायदा बाजार का मतलब प्रॉमिस, तो फ्यूचर एक प्रॉमिजरी नोट होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल, क्या नाम बताया था आपने आपको, रुपेश, मान लो मैंने रुपेश को बोला कि कोई भी शेयर इसके पास है, फ्यूचर्स इसके पास है, मैंने इसे बोला कि ये मुझे बेच लो आज की डेट में। ठीक है, अब मैं इसको ये कहूंगा कि मैं 31 तारीख को ये शेयर तुमसे ले लूंगा, अभी ये टोकन अमाउंट रख लो। मेरे पास सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए इन्होंने उस शेयर के, मैं उसको फर्दर बेच भी सकता हूं, मैं उसे सस्ते महंगे जैसे भी बेचना चाहूं बेच सकता हूं, इन्होंने मुझे दे दिया वो, मैं उसके पूरे पैसे कब दूंगा, तो जो एक्सपायरी डेट होती है ना, उसे सेटलमेंट डेट भी बोला जाता है। फ्यूचर्स की 1 महीने की एक्सपायरी होती है, सारे फ्यूचर्स 1 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर हो जाते का मतलब हम मर थोड़ी जाते होंगे, क्या होता है, कैश की जो प्राइस है, कैश का जो प्राइस है, उस प्राइस पे वो सेटल होगा। तो आपने अगर मान लो फ्यूचर्स खरीद रखे हैं, तो आपको 31 तारीख को उतने शेयर कैश के लेने पड़ेंगे, अगर आपने 31 से पहले उसे बेचा नहीं तो। उससे पहले अगर बेचा नहीं तो सेटलमेंट होगा, और आपको वो, जैसे मान लो आपने फ्यूचर खरीदे, 2 लाख रुपए में फ्यूचर्स मिल गए, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि 2 लाख रुपए में आप इक्विटी में वही सौदा करने लगोगे 6 लाख 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फ्यूचर्स लोगे तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो 2 लाख क्या है, टोकन अमाउंट है। आपने वो टोकन अमाउंट दिया और फ्यूचर्स ले लिए, उसके राइट्स खरीद लिए आपने। अब मान लो आपने कोई फ्यूचर खरीदा 1000 रुपए पे, वो चले गया 1100 रुपए पे, आपने बेच दिया, तो आपको 100 रुपए का फायदा हो जाएगा, जिसने आपको बेचा था उससे वो 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब बस ये है कि आपने प्रॉमिस कर रखा है तो उसको वो आपको देने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकता वो। बस फ्यूचर का ये लॉजिक है, पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग बहुत सिंपल तरीके से होती है, उसमें आपको पीछे के लॉजिक्स की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, जिस दिन वो एक्सपायर होता है उस दिन वो सेटल हो जाता है प्राइस पे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव क्यों, बिकॉज ये अपनी वैल्यू कैश मार्केट से डिराइव कर रहे हैं। जैसे रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस के कैश की जो प्राइस है ना, उससे फ्यूचर की प्राइस ड्राइव होगी, सेम ही प्राइस होगी, या तो वो थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, थोड़ा सा नीचे हो सकती है, या तो प्रीमियम पे हो सकता है या डिस्काउंट पे हो सकता है। चलो, इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स में दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो इनकी एक्सपायरी होती है, और दूसरा ये एक फ्यूचर आप खरीदने जाते हो तो एक लॉट आता है। ठीक है, आप सिंगल शेयर खरीद सकते हो, यहाँ फ्यूचर में आपको
हर स्टॉक का लॉट खरीदना होगा। लॉट मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर शेयर होंगे। जैसे निफ्टी का एक लॉट होता है 50 शेयर्स का, बैंक निफ्टी का है 15 का, ठीक है, सुना है ना ये। मारुति सुजुकी का है 100 का, अल्ट्राटेक का है 100 का। तो आप एक साथ 100 शेयर खरीद रहे हो, एक साथ 50 शेयर खरीद रहे हो, एक साथ 15 शेयर खरीद रहे हो, जहां आप एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो। इसलिए फ्यूचर्स में क्या होता है, आपको लॉस भी ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, बिकॉज एक क्वांटिटी बड़ी है आपकी, ठीक है। यहाँ आप 10 शेयर भी खरीद सकते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ऑप्शंस क्या होते हैं, जो लोग फ्यूचर्स में काम नहीं कर सकते, महंगा होता है फ्यूचर्स, है ना, मिनिमम अमाउंट ही 1.5-2 लाख रुपए चाहिए होता है नॉर्मल आपको फ्यूचर्स में काम करना है एक लॉट खरीदने के लिए। ऑप्शन इन्हीं का सस्ता वर्जन है। फ्यूचर्स में फायदा क्या है कि वो एक्सपायर होंगे और आपको सेटल होने के बाद शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप उनको ले भी लेते हो ना, तो आप होल्ड कर लो, अपने शेयर को रख लो लंबे टाइम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लॉस हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे को तो नुकसान हो रहा है, मैं नहीं बेचना चाहता, तो आप सेटल कर लो, आप सारे के सारे वो शेयर खरीद लो, जब भी आगे जाओगे तब बेच दो। वो एक तरीका होता है। ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्यूचर। कैसे, आपने गाड़ी होगी आपके पास, है ना, गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी तो 10 लाख की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है। उसका जो इंश्योरेंस होता है वो सस्ता होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, सस्ता होता है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इससे में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है। अब उस इंश्योरेंस में आपको क्या मिलता है कि गाड़ी को कुछ भी हुआ तो सारा पैसा मिल जाएगा आपको, ये होता है ना। तो इसी तरह से ऑप्शंस भी वर्क करते हैं। ये इंश्योरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको लेटर ऑन समझ आएगा जब डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे तब। अब ये सस्ते होते हैं, बट इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है। मतलब आपने 50 रुपए का ऑप्शन खरीदा, वो एक्सपायरी पे जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो जीरो हो सकता है। अब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो लेटर ऑन, इन द मनी, आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी वाले जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको आपके पूरे पैसे का नुकसान हो सकता है। आपने मान लो 10,000, 20,000 रुपए लगाए, सारे जीरो हो सकते हैं। कभी भी कैश और फ्यूचर जीरो नहीं होगा, ठीक है, वो कभी जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो सकते हैं। बट ये मैक्सिमम यूज होते हैं फॉर स्कैल्पिंग, ये यूज होते हैं फॉर स्कैल्पिंग, है ना। आपने देखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के लोग स्कैल्प करते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़ी क्वांटिटी के साथ, बिकॉज उसमें आपको कम पैसा लगाना पड़ा, ठीक है, और उतने ही टाइम पीरियड में आपने ज्यादा पैसा कमाया। तो ये एक तरीका होता है। ये सारे सिस्टम थे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के। ये मैंने अभी बेसिक आप लोगों को एक ड्रॉ किया है, एक मैप ड्रॉ किया है, जिससे आप समझ सको। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसको देखेंगे कहाँ, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कब बाय करें, ये सब हमको बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आप लोगों ने सबने चार्ट्स देखे होंगे, उनमें कुछ कैंडल्स बनी हुई होती हैं, कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। ये कुछ कैंडल्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। अब ये टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। जैसे ये ट्रेड जो है, आज एशियन पेंट्स का एक ट्रेड अभी एग्जीक्यूट हुआ है ना, चल रहा है, तो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बाय हुआ है। तो ये सब टाइम फ्रेम्स है। नॉर्मली आप डेली, आर्ली, इन सब टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडिंग करते हो। अब इसमें हम के साथ क्या करते हैं, हम आप लोगों के साथ एक टेलीग्राम हमारा चैनल है, जिसपे हम आपके साथ ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, बट वो ट्रेड टिप सर्विस नहीं है, वो आपके साथ हैंड होल्डिंग की तरह काम करता है। आपको स्पेसिफिक कुछ शेयर्स मिलेंगे जिनमें आपको एनालिसिस दिया हुआ होगा कि इसको बाय, जब आप क्लासेस लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो भी उसमें ड्रॉ हुआ है उसके बेसिस पे शेयर को बाय करने को सर ने बोला है ना। उसका स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह सब आपके पास होगा। ये हमारा चैनल है जिसमें जैसे आज एशियन पेंट्स का ये ट्रेड गया हुआ है,
उससे पहले बहुत कभी कभी आपके साथ कुछ चीजें शेयर की जाती है, जैसे ये स्टॉक स्टूडेंट्स को पता थे कि मैंने ले रखे हैं, है ना, तो ये भी हम शेयर करते हैं। ये आइडिया के फ्यूचर्स हमने बाय कर रखे थे, कल इससे एग्जिट हो गया ट्रेड। अब ये आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं हम, जैसे क्रेस्ट वेंचर्स कल शेयर किया था, उसके अलावा कल बाला माइंस चला, उसके हमारे टारगेट हिट हो गए, हमने एग्जिट कर लिया। ये सारे शेयर्स हमने यहाँ आपको दे, हम ऐसे देते रहते हैं, जैसे बाला माइंस दिया हुआ है। ये अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका जो रिस्क है उसके बदले में आपको 4.6 टाइम्स रिवॉर्ड मिल सकता है टारगेट से होने पे। यहाँ हमारी बाइंग होगी, हमको यहाँ एग्जिट करना है। ये सारी चीजें डिटेल्स इसमें दी हुई है। ल्यूपिन एक शेयर दिया हुआ है जो आज लगभग लगभग अपने टारगेट देके गया है, ठीक है। तो ऐसे ये हैंड होल्डिंग वाली चीज है सिर्फ, आप इसको ऐसे ना लें कि भाई चलेगा ही चलेगा। मैं आपको जितने भी शेयर्स हम देते हैं, ल्यूपिन सिर्फ 1125 के आसपास बाइंग दी हुई थी, आज इसने बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया है। मार्केट पूरा नेगेटिव था, बट इसने हाई बनाया यहाँ से 1177 का आज मॉर्निंग में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है 1174 का। और ल्यूपिन हमने शायद अभी सितंबर के ही ट्रेड है ये हमारे, हाँ। हम हर महीने में जो भी आपको ट्रेड देंगे उसका एनालिसिस पूरा आपके पास होगा। जैसे ये आपको 5 सितंबर को ल्यूपिन का ट्रेड दिया हुआ, 1113 के आसपास की बाइंग थी इसकी, ठीक है। तो 1113 से 1177, तो ऐसे हमने बहुत सारे, जैसे लास्ट मंथ हमने 15 ट्रेड शेयर किए थे स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें से 3 ट्रेड फेल हुए जिनका स्टॉप लॉस हुआ, बाकी 13 ने प्रॉफिट दिया। और हमारे एक ट्रेड में लगभग 3 गुना प्रॉफिट होता है, मतलब जितना लॉस है उससे 3 टाइम्स प्रॉफिट इसमें जो शेयर करते हैं। इसमें आपके साथ वो चीजें शेयर करते हैं जो अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, जिसको आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये कैश मार्केट में ही ट्रेड आपको ज्यादातर दिए जाते हैं। जैसे ये आपका एक सीरियस मोटर का स्टॉक दिया हुआ था, आप देखोगे इसमें रेगुलर आपको टाटा केमिकल्स वगैरह सारे शेयर करते रहते हैं, जो लॉस होता है वो भी। अब ये जो ट्रेडिंग है इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेडिंग। अब ये कैंडल्स क्या होती हैं, एक कैंडल कैसे वर्क करती है, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट कल की क्लास में, बिकॉज इसीलिए आपका 2 दिन का डेमो है, जिससे अभी हमने एक बेस आपका बना लिया। कल हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ कैंडल, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, कैसे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है आपके टारगेट्स क्या होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे आपके, ठीक है। इन सब चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे जो ट्रेड्स चल रहे थे, जैसे इस महीने हमारे ट्रेड चल रहे थे बायोकॉन, जो कल एग्जिट हो गया, आइडिया कल एग्जिट हो गया, मैंने आपको बताया था ये लास्ट मंथ का है स्विंग, अगस्त का। और दिस इज अभी एक कोल इंडिया का हमारा ट्रेड चल रहा है, 230 के आसपास उसकी बाइंग थी, वो अभी भी हमारा एक्टिव है, ठीक है। तो कोल इंडिया टेलीग्राम पे भी दिया हुआ था, लास्ट मंथ से ये ट्रेड एक्टिव है। टेलीग्राम पे भी कोल इंडिया का ट्रेड दिया हुआ था, बायोकॉन दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बट कुछ ट्रेड्स हम नहीं भी शेयर करते, जो ट्रेड थोड़े रिस्की हो सकते हैं या फिर जिसमें आपको एक बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है। तो आपको अभी इनिशियली वो चीजें समझाई जाएगी कि आपको ट्रेडिंग जो करनी है वो कैश में करनी है। जैसे आपका कैश हो गया तो पहले आप कैश में ट्रेडिंग करोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके हुए ही नहीं है तो आप उसमें रिस्क नहीं लोगे। और जब हम रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस करेंगे तब आपको सारी चीजें समझाएंगे कि कहाँ पे कब कितनी पोजीशन बनानी होगी आपको, ठीक है। आपकी राइट पोजीशन क्या हो सकती है आपकी कैपिटल के हिसाब से, बिकॉज हर इंसान की कैपिटल डिफरेंट होगी तो उसकी पोजीशन साइजिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। और फिर बाकी अपन कल मिलेंगे आप लोगों से, और कल हम टेक्निकल एनालिसिस और ये सब डिस्कस करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
सब क्लियर है? ऑनलाइन भी किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर नहीं है डाउट तो अपन कल मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।